घटना चक्र, पूर्वावलोकन, पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अजैविक और जैविक संघटक आपस में मिलकर अंतरक्रिया करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में शुरू हुआ। सन खास करके याद रखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछने वाले टॉपिक में से है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अधिनियम कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण का, और ईयर है 1986। बस। और पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं के साथ अंतःक्रिया में सम्मिलित होता है। धातव्य है कि परि और आवरण को जोड़कर पर्यावरण की उत्पत्ति होती है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो हमारे चारों ओर घेरे हुए। अब चारों ओर क्या घेरे हुए हैं? क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद पर्यावरण, पर्यावरण में एक साइड है जीवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। जीवमंडल में पौधे एक साइड हैं, एक साइड हैं जंतु। स्थल मंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों को पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों में संचित कर की रचना करती है। पर्यावरण को 3 घटक होते हैं। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? भौतिक या जैविक, जिसमें स्थल, वायु, जल आता है। जैविक में पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आते हैं। सांस्कृतिक, जिसमें मानव गतिविधियों को रखा जाता है। मानव गतिविधियों में क्या? सांस्कृतिक पर्यावरण, इसके साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां शामिल हैं। पर्यावरण के 3 घटक हैं, भौतिक, अजैविक, जैविक और सांस्कृतिक। 3 याद रखें इस चीज को। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। अतः पर्यावरण कई घटकों से निर्मित एक संरचना है। ये सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों के चारों ओर प्रभावित है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहत या लघु स्तर पर समझा जाता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण की विशेषताएं हैं। पर्यावरण में क्या क्या आता है, आप एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। सूर्य, उसके बाद सूर्य से ऊर्जा मिलती है, एक भूतापीय होती है। उसके बाद पहले आप पर्यावरण से सुनिए। पर्यावरण के एक कारक होते हैं संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में। दूसरा, विभिन्नताएं और इन कारणों से उत्पन्न होने वाली चीज़ें, जलवायु परिवर्तन, मृदा परिवर्तन और स्थल आकृति। उसके बाद इसके स्तर कौन कौन से हैं? एक, जीवाणु का पर्यावरण लघु होता है और बिच्छों का पर्यावरण जो होता है वो बृहत होता है। इसके बाद पर्यावरण के संगठक कौन से हैं, जिसको भी आपने देखा था। एक है भौतिक, जैविक और ऊर्जा। ऊर्जा में क्या आता है? सूर्य और भूतापीय होता है। इसके साथ ही जैविक में आता है जिसमें जान होती है, मान के चलिए, पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। और भौतिक में स्थल, वायु और जल। ये पर्यावरण की संरचना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न कोश। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? आपने क्या पढ़ा था अभी? 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें क्या था? भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया को आपस में जो संबंध होता है वो भी पर्यावरण होता है। जल भी पढ़ा था, भूमि, पौधे, पशुओं की प्रकृति एवं उनके अस्तित्व, संपूर्ण दशाओं के योग जो व्यक्ति एक समय बिंदु घेरे हुए है। तो उपयुक्त सभी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो हमारे चारों तरफ हैं,
सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण जैविक और अजैविक संगठक के रूप में आपस अंतःक्रिया करता है। ये अपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पर्यावरण तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। पर्यावरण किसी जीव की तरफ चारों तरफ से घेरे जैविक और भौतिक दशाएं हैं जो आपस में अंतःक्रिया करती है। पर्यावरण किससे बनता है? उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में क्या क्या है? जैविक घटक, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। आगे, पर्यावरण सामान्यतः निम्न को वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो आप पहले ही जानते हैं पर्यावरण में 3 अंश होते, 3 घटक पढ़े थे आपने, और वो घटक कौन कौन से थे? भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। लेकिन इसका कहीं अभी तक आपने नाम नहीं सुना था, तो ये नहीं है। सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक, सांस्कृतिक एवं जैविक पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियाँ, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक शामिल हैं, जबकि जैविक में पर्यावरण की वनस्पतियाँ, मानव सहित जंतु, जीव शामिल है। अब अगला, धारणी विकास या सतत विकास। अब धारणी विकास या सतत विकास क्या है, तो उसे ध्यान से देखिएगा। धारणी विकास वह विकास है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क्या है धारणी विषय? धारणी विषय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको उपयोग करने में जो अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? धारणी विकास या सतत विकास। धारणी विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायगत उपयोग, संरक्षण एवं उचित प्रबंधन है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या 1987 वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट अवर कमीशन फ्यूचर में की थी। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा रियो घोषणा इसके प्रतिपूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित मुख्य मुद्दा सतत विकास था। इस लाइन को 1-2 बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है इस शब्द की व्याख्या 1987 वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट में अवर कॉमन फ्यूचर में की थी। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एक एजेंडा था जिसका नाम था रियो घोषणा, और एजेंडा का नाम था एजेंडा 21। एजेंडा 21 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में, और इसका नाम था एजेंडा 21 में इसके प्रति पूर्ण समर्थन किया गया था। इसके साथ ही 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन मुख्य मुद्दा सतत विकास था। 2002 में भी जो एक आयोजन हुआ था जिसमें मुद्दा क्या था? सतत विकास। सतत विकास था। 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित मुख्य मुद्दा सतत विकास था। अगला, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WECD द्वारा 1987 में प्रकाशित अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास के अभिप्राय ऐसे वे विकास हैं जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WECD द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर्स। अगर अवर कॉमन फ्यूचर कौन से सन में प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1987 में। किसके द्वारा? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED
WECD द्वारा WECD द्वारा। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे हैं जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करें, उनकी योग्यता को प्रभावित किए बिना समय की आवश्यकता को पूरी करें। इसके तात्पर्य से मानव समाज के सतत विकास की सुनिश्चित की जा सकती है, जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित एवं संवर्धित की जा सके। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण निरोध, नियंत्रण एवं निर्धनता भी घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य वांछित संतुलन बनाए रखना टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की अनिवार्य शर्तें क्या होती है? टिकाऊ विकास की अनिवार्य सूचनाएं होती हैं पर्यावरण से संबंधित सूचना, जैविक अधिवास, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में वर्तमान पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि पर जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय तकनीकी स्तर पर। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीकी, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र और पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती हैं। इस प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर पर निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। नीचे दिए कथनों को ध्यान से देखिए। सतत विकास मानव समाज के लिए कल्याणकारी और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करे। इसका उत्तर पहला ही सही होगा, क्योंकि आपने यही पढ़ा भी है और यही सही भी होना चाहिए। AR दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी सही ही लग रही है। खैर, उत्तर आप देख लीजिए, यही सही है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WECD, वर्ल्ड कमीशन, ये लाइन दिमाग में डाल के रखिएगा। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WECD, वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा एक प्रकाशित रिपोर्ट हुई थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर्स, आवर कॉमन फ्यूचर्स, और यह प्रकाशित कब हुई थी? 1987 में। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED, और ये किसका प्रकाशन हुआ था? आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में ये प्रकाशित हुई थी, जिसे ब्रेटलेट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रेटलेट रिपोर्ट क्या है? एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम होता है वर्ल्ड जिसका क्या नाम होता है? एक 1987 में एक रिपोर्ट आती है जो कौन जारी करता है? WCED का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड कमीशन एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये 1987 में प्रकाशित होती है। किससे प्रकाशित होती है? उसका नाम होता है आवर कॉमन फ्यूचर। और ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? इस रिपोर्ट का एक नाम भी है जिसे कहा जाता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं। सतत विकास के अभिप्राय ऐसे हैं जो भावी पीढ़ियों की जरूरत को पूरी करने की योग्यता बिना प्रभावित किए वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज के सतत भविष्य
तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण हेतु समर्थन आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संवर्धित की जा सके। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एक और दोनों सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आएगी तो 1987 याद रखिएगा। इसको आपने कितनी बार पढ़ा और वही लाइन फिर से दोहराई जा रही है। 1987 के संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति की गई जिसका नाम था धारणीय विकास। उसका इंग्लिश में बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आपने क्या पढ़ा था? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, इसका आंसर यही होगा। यहाँ आप फिर से एक बार चाहे देख लीजिए। वर्ल्ड कमीशन एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट की WCED की एक रिपोर्ट थी, कब प्रकाशित हुई थी? 1987 में। नाम क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर। इसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। सतत विकास से अभिप्राय नई पीढ़ी भावी पीढ़ियों की उनकी योग्यता को बिना प्रभावित किए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इसका आंसर होगा आवर कॉमन फ्यूचर। अगला, इसको सुव्यवस्थित करना है। तो पहले क्या हुआ था? आपने पहले पढ़ा था रियो पृथ्वी सम्मेलन, आपने पढ़ा था। तो पहले नंबर पे तो एक वाला आएगा। उसके बाद ब्रेटलैंड आयोग, जो आपने आवर कॉमन फ्यूचर पढ़ा था, वो तो 2 आ जाएगा। खैर, इसको पूरा भी उसमें बताया भी नहीं गया, आप देख लीजिए। उत्तर इसका बी सही होगा। सबसे पहले चौथा होगा। चौथा क्या है? चौथा है द लिमिट ग्रोथ टू रिपोर्ट प्रकाशन। चौथा सही है। चौथे के बाद पहला रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ। चौथे के बाद पहले के बाद तीसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और लास्ट में ब्रेटलैंड आयोग प्रकाशित रिपोर्ट है। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ। द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972 में हुआ। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कब आई थी? 1972 में। द लिमिट टू ग्रोथ 1972 में आई थी। इसके बाद रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, जून में। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून में हुआ था। ब्रेटलैंड वाला आपने पढ़ा था, द कॉमन फ्यूचर जो भी था। ब्रेटलैंड आयोग का प्रकाशन हुआ था 1987 में। इसको तो आपने ना जाने कितनी बार पढ़ा। ब्रेटलैंड आयोग का जो हुआ था ये 1987 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो जनवरी 1989। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो जनवरी 1989। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जनवरी 1989। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जनवरी 1989। अब बात करते हैं, फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में प्रकाशित होती है। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, वो भी जून में प्रकाशित होता है। ब्रेटलैंड जो रिपोर्ट होती है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट, ये 1987 में आती है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में। द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन कब हुआ? 1972। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ब्रेटलैंड रिपोर्ट 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। एक बार फिर से, द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992।
ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। इस चीज़ को ध्यान रखिए क्योंकि कभी कभी किस्मत बहुत ख़राब होती है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर ये याद रहेगा तो आप कर भी पाएंगे। तो फिर से, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ब्रेटलैंड आयोग 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। क्योंकि सब कुछ याद हो जाएगा, यही मेन चीज़ है। और तो दिमाग में रह ही जाती है बातें, कहानियाँ तो दिमाग में बनी रहती हैं लेकिन सन दिमाग से निकल जाता है। द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। धारणी विकास किसके उपयोग से संदर्भ अंतरपीढ़ीगत संवेदना है? उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। धारणी विकास यानी कि सतत विकास। सतत विकास वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणी विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायगत उपयोग और संरक्षण करना होता है। सतत विकास संबंधित है जो विविधता का संरक्षण, प्रदूषण से निरोध, नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। उसके बाद सतत विकास जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण निरोध, नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य वंचित संतुलन बनाए रखना। टिकाऊ विकास को सतत विकास कहा जाता है। ये एक भूमंडलीय दृष्टिकोण है। टिकाऊ विकास जो कि अनिवार्य होता है। अब ये चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। ये वाली लाइन जाते जाते 2 बार जरूर पढ़ लीजिए। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ब्रेटलैंड आयोग 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। क्योंकि ये पेपर में जरूर दिखाई देता है। लिमिट टू ग्रोथ 1992, लिमिट टू ग्रोथ 1972, सॉरी, लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972, लिमिट टू ग्रोथ 1972, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ब्रेटलैंड आयोग 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989। अब ये वाली लाइन भी ध्यान से देख लीजिए। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसा अभिप्राय जो पीढ़ी दर पीढ़ी जरूरतें पूरी करने की योग्यता से प्रभावित किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे। इससे तात्पर्य है कि मानव समाज सतत विकास सुनिश्चित होता है, जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण हेतु आवश्यक भौतिक, जैविक, सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित न होकर समृद्ध की जा सकती हैं। आगे जो मेन टॉपिक है इसको आप ध्यान से देख लीजिए। 1987 में वर्ल्ड ऑन कमीशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WECD ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। जो रिपोर्ट क्या थी? आवर कॉमन फ्यूचर। 1992 में 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था, और उस रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WECD। जो आवर कॉमन फ्यूचर आपने अभी पढ़ा था वही। और उसके बाद 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था एजेंडा 21। और उसके बाद 2000, और इसके एजेंडा 21 को पृथ्वी सम्मेलन के नाम 1992 के नाम से जाना जाता है। 1992 पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि एजेंडा 21 है, और इसे रियो घोषणा भी कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चैप्टर कुछ हद तक या फिर पूरा समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी। हम पूरी बुक अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जितना हो सके इसको